चलिए बेटा, अब हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। और जो कवि हैं उनका नाम है रघुवीर सहाय। आप सारी ही आधुनिक हिंदी कविताएं पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं और आज इनकी हम छोटी छोटी 2 कविताएं पढ़ेंगे। पहली है लोकतंत्र का संकट। पहली जो कविता पढ़ेंगे उसका शीर्षक है लोकतंत्र का संकट। और इस कविता के माध्यम से कवि ने संकेत किया है कि जो व्यवस्था संचालक है, अर्थात जो सारे प्रशासन के लोग हैं, चाहे वे नेता है, प्रशासन आदि हैं, वे ही इस कविता अपने कर्तव्यों का महत्व नहीं समझते और उनका लाभ प्रशासन व्यवस्था के बिगड़ने में ही है। वो अर्थात प्रशासन की व्यवस्था को बिगाड़ना ही चाहते हैं। लोकतंत्र के संकट का मुख्य कारण भी यही है। कविता के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि नेता और जो अधिकारी हैं उन्हीं के कारण लोकतंत्र पर संकट आ गया है। आइए कविता शुरू करते हैं कि पुरुष जो सोच नहीं पा रहे किंतु अपने पदों पर आसीन हैं और चुप हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ती अव्यवस्था पर व्यंग करते हुए कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति चाहे वह नेता है या अधिकारी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी पद पर विराजमान है। जो लोकतंत्र है, इस व्यवस्था के प्रशासनिक लोग हैं जो किसी व्यवस्था पर विराजमान हैं और चुप हैं, किसी पद पर मौजूद हैं, आसीन करते हैं और चुप हैं, वे सोच ही नहीं पा रहे हैं। अपने पदों पर रहते हुए भी न कुछ सोचते हैं न ही कुछ बोलते हैं। तानाशाह क्या तुम्हें इनकी भी जरूरत होगी, जैसे कुछ तुम्हें उनकी है जो कुछ न कुछ उटपुटांग विरोध किया करते हैं। वो लोग सोचते ही नहीं। कवि व्यंग करते हुए कहता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता तो तानाशाहों को उसी प्रकार होती है जिस प्रकार उन्हें किसी बिना बात का विरोध करने वाले लोगों की आवश्यकता रहती है। व्यंग करता है कि क्या तुम्हें इनकी कभी ऐसी जरूरत होगी। जो तानाशाही है उन्हें भी लोकतंत्र प्रशासन की जरूरत पड़ती है जैसे तुम्हें उनकी है जो कुछ न कुछ उटपुटांग विरोध करते रहते हैं। अर्थात प्रशासन में कुछ तो पद पर आधारित होते हैं, कुछ पद पर आसीन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना वजह का उटपुटांग करते हैं, बिना किसी कारण विरोध करते रहते हैं व्यवस्था का। सब व्यवस्थाएं अपने को और अधिक संकट के लिए तैयार करती रहती हैं और लोगों को बताती रहती है कि यह व्यवस्था बिगड़ रही है। कवि क्या कहना चाहता है कि व्यवस्था जो है लोकतंत्र को अधिक संकट में डालने के लिए प्रयास करती है, काम ऐसे करती है जिससे लोकतंत्र और अधिक संकट में पड़ता जाए। और लोगों के सामने क्या छवि रखी जाती है कि व्यवस्था ही बिगड़ रही है, कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, जबकि व्यवस्था को बिगाड़ने का और अधिक संकट में लाने का सब कार्य करते हैं और लोगों को बताया क्या जाता है कि व्यवस्था बिगड़ रही है। कवि क्या कहता है कि और तब जो लोग सचमुच जानते हैं कि यह व्यवस्था बिगड़ रही है वे उन लोगों के शोर में छिप जाते हैं। अब फिर से कवि व्यंग करता है, अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि लोकतंत्र में अधिकारी और नेता जब यह जान जाते हैं कि उनके कार्यों से व्यवस्था बिगड़ रही है, जो लोग सचमुच में जानते हैं कि वो काम ऐसे कर रहे हैं जिससे व्यवस्था बिगड़ रही है, तो वे लोगों के शोर में कहीं जा करके छिप जाते हैं। अर्थात कुछ एक्शन लेने की बजाय, कुछ प्रयास करने की बजाय वो लोग जाकर के छिप जाते हैं, जो इस व्यवस्था को और अधिक बिगाड़ते रहना चाहते हैं क्योंकि उसी में उनका हित है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि व्यवस्था और बिगड़ती रहे जिससे उनका भला होता रहे। इस कविता में आप अगर थोड़े से पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समाज से थोड़े से भी जुड़े हुए हैं, तो जो कोई भी बात बताई जा रही है व्यवस्था से जुड़ी हुई, आप इसे देखेंगे कि आज इसी समस्या से हमारा भी लोकतंत्र जूझ रहा है कि कुछ लोग को पता है कि व्यवस्था उनके कारण बिगड़ रही है, वो छुप जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो व्यवस्था को और ज्यादा बिगाड़ते रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका हित, उनका भला इसी में, अर्थात अपनी भलाई के लिए व्यवस्था को बिगाड़ते रहते हैं। लोकतंत्र का विकास राज्यहीन समाज की ओर होता है, इसलिए लोकतंत्र को लोकतंत्र में शासक बिगाड़कर राजतंत्र बनाते हैं। कवि ने व्यंग किया है, क्या कहते हैं कि लोकतंत्र का विकास एक राज्यहीन समाज की होता है। लोकतंत्र पर शासन करने वाले नेता
लोकतंत्र को ही बिगाड़कर राजतंत्र बना देते हैं और प्रजा जो है भोली भाली उनके साथ उनका साथ देती ही रहती है। कविता में कवि यही कहना चाहते हैं कि समाज के लोग जो हैं, जो लोकतंत्र से जुड़े हुए नेता हैं, पदाधिकारी हैं, जो पद पर आसीन हैं, वो ही लोकतंत्र को बिगाड़ते हैं क्योंकि उनका उसमें हित है और इस तरह से लोकतंत्र का स्थान राजतंत्र ले लेता है। अगली कविता हम पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चिट्ठियां। चिट्ठियां कविता में कवि के अंतर्द्वंद का चित्रण है। अंतर्द्वंद का अर्थ क्या होता है पहले ये जाने बेटा। हमारे मन में किसी भी बात को लेकर, किसी समस्या को, किसी भी परेशानी को लेकर दो तरह की बातें आती हैं। कुछ सकारात्मक होती हैं, कुछ नकारात्मक, और उन दोनों के उलझन को हम अंतर्द्वंद कहते हैं। जो हमारे मन के अंदर चल रहा होता है किसी भी बात के प्रति, किसी समस्या के प्रति, उसे हम अंतर्द्वंद कहते हैं। इस कविता में उनके मन का अंतर्द्वंद है कवि का, कि आखिर जब कवि लिखने बैठा तो पाया कि वह चिट्ठी लिखता है। कविता के बारे में कवि कहना चाहता है कि जब मैं लिखने बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। कवि रघुवीर सहाय जी क्या कहते हैं कि कवि के रूप में जब कुछ लिखने बैठा तो उसे लगा, उसे महसूस हुआ कि वह कविता नहीं अपितु चिट्ठी लिख रहा है। सब नृशंसताएं सामान्य है 21वीं सदी में, पुराणपंथी प्रसन्न है। अब उसने क्या महसूस किया उसके बारे में कवि कहता है कि 21वीं सदी का आगमन हो गया है। 21वीं सदी आ गई, आज हम सब 21वीं सदी में ही हैं, जिसमें सभी प्रकार के अत्याचार सामान्य बात हो गई है। यह आप रोज देख ही रहे हो कि वो कविता लिख रहा है तो उसे लगता है कि सभी नृशंसताएं का अर्थ है कि जो अन्याय है, अपमान है, आप ये कह सकते हैं जिस काम को ये कहा जाता है कि यह गलत है, यह बुरा है, वह सारा काम आज के युग के अंदर क्या हो गया है, सामान्य हो गया। आज कोई भी बात बड़ी नहीं रहेगी, कोई भी अत्याचार बड़ा नहीं रह गया है। और इस 21वीं सदी के अंदर पुरानी परंपरा वाले लोग भी प्रसन्न हैं। आज जो है सब हालात इतने बदल गए हैं कि कोई अत्याचार बड़ा नहीं लगता, सामान्य लगता है। इस 21वीं सदी में भी कुछ लोग जो है पुराणपंथी अर्थात पुराने विचारों वाले हैं, वो भी प्रसन्न हैं। 20वीं शताब्दी शेष होने लगी, सब मेरे लोग एक एक कर मरते हैं। कि 20वीं शताब्दी, आप इस कविता को भी अपनी से ही जोड़ेंगे, इनकी सारी कविताएं ऐसी लगेंगी कि अगर आप अपने परिवार से, माता पिता से जोड़ें तो आपको उससे जुड़ाव महसूस होगा। कि जो बड़े लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि 20वीं शताब्दी अब शेष होने लगी अर्थात समाप्त हो रही है, और जो उनके साथ के लोग हैं वो एक एक करके सब मरते जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। उस शताब्दी के बचे हुए लोग धीरे धीरे करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। बार बार बचे हुए लोगों की सूची बनाता हूँ, जो बाकी बचे हुए लोगों के अते पते बतलाए, जिससे ये चिट्ठियां मैं उनको भेज सकूं। अब कवि अपने मन की बात को व्यक्त करते हुए कहता है कि जो पुराने बचे हुए लोग हैं, मैं बार बार उनकी सूची बनाता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, जिससे तालिका बनाता हूँ, जिससे मुझे यह पता चल सके कि पिछली सदी के अर्थात 20वीं शताब्दी के बचे हुए लोग कितने हैं, उनके अते पते अर्थात उनका पता क्या है, उनका एड्रेस क्या है। जो समाप्त होती पीढ़ी है उनकी तालिका बनाता हूँ, उनका पता ठिकाना पता चल सके, चिट्ठियाँ वह लिख रहा है उन्हें भेज सके। सबसे पहले पत्र यह लिखो, मेरा घर दरकता है, तुम यहाँ हो, एक बार के लिए आओ, ये मेरे बच्चों के नाम डाक में देना। अब कवि कहता है कि सबसे पहले मैं जो लिख रहा हूँ इसमें कविता में मुझे यह लगता है कि वह कविता न होकर पत्र लिखता है। कवि सबसे पहले यह पत्र लिखता है कि उसका घर खंडर हो रहा है। मेरा घर दरकता का दरार पड़ना, दरकता शब्द दरार से है कि मेरे घर में दरार पड़ रही है, और तुम जो है उस पत्र में यह लिख रहा है कि उसका घर खंडर हो रहा है, अतः एक बार वह आपको जहां भी है वहां बुलाना चाहता है। तुम जहां हो एक बार के लिए। अर्थात जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो कहते हैं घर टूट रहा है और वो उन सबको एक बार बुलाना चाहता है। ये मेरे बच्चों के नाम डाक में देना, ये मेरे बच्चों के नाम है, उसमें लिखना चाहता है। उनके बस अस्थाई पते हैं पर उन्हें खबर मिल जाएगी। अब कवि ने व्यंग लिखा है कि जो आजकल के बच्चे हैं उनका कोई स्थायी पता भी नहीं है, वे कभी कहीं हैं कभी कहीं हैं, लेकिन उन्हें किसी तरीके से खबर मिल जाए। जब सुख में होंगे तब उन्हें याद आऊंगा जैसे कि पिता मुझे आते थे।
कि जब उन मेरे बच्चों को सुख होगा, कोई खुशी होगी, खुशहाल होंगे, तब उन्हें वह बात याद आएगी जैसे मुझे मेरे पिता याद आते थे। कवि यह उम्मीद करना चाहता है कि उसके बच्चों को भी उसकी बात याद आए। दूसरे पत्र की कई प्रतियां बनाओ, सब पर हस्ताक्षर के साथ, पत्र निजी हो जाएगा वह मैं कर दूंगा। अब कवि कहता है कि दूसरे पत्र की कई प्रतियां बनवाना चाहता है, वह उसका निजी पत्र है, इसलिए सब पर हस्ताक्षर करके उसे स्वयं डाक में भेजना चाहता है। इसमें कवि क्या कहता है, सिर्फ इस पूरी कविता में अगर भाव आप पढ़ना चाहेंगे तो वो ये कहना चाहता है कि जो 20वीं शताब्दी के लोग थे वो पत्र आदि लिखते थे, परिवार से, लोगों से एक दूसरे से जुड़े रहते थे, तो उन्हें यह लगता था कि कोई हमारा अपना है। वो कहते हैं कि अब मेरा घर भी टूट रहा है, बिखर रहा है। देखो, एक तो आप फिजिकली कोई घर जिस मकान में हम रहते हैं वह टूटता बिखरता है, हम उसको रिपेयर करा सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, लेकिन जब हमारे परिवार के सदस्य एक दूसरे से टूटने लगते हैं तो हम उसको जोड़ नहीं सकते। और कवि कहना चाहता है कि मैं मेरे बच्चों के पास भी यह खत लिखना चाहता हूँ, उन लोगों को भी जोड़ना चाहता हूँ कि कुछ जो बचे कुचे 20वीं सदी के लोग हैं, ताकि उनके बच्चों के माध्यम से ही सही जो संस्कार थे, जो गुण थे, जो आज हमारे समाज की जरूरत है, वह प्राप्त हो सके। कुछ पत्र की वह कई सारी प्रतियां बनाना चाहता है, जिसको आप फोटोकॉपी कहते हैं, और उसके ऊपर मूल रूप से साइन करना चाहता है, ताकि हर एक पत्र जो है उसकी कई सारी प्रतियां जो है वह सारी की सारी ओरिजिनल हो, निजी हो, और उनको भेज करके उन लोगों को जोड़ना चाहता है कि जिससे वह लोग भी समाज में, संसार में एक दूसरे से जुड़ाव रखना सीख सके। वह उम्मीद करता है कि जब बच्चे खुशहाल होंगे तो मुझे अर्थात अपने पिता को याद करेंगे जैसे मैं मेरे पिता को याद किया करता था।